हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे भारत की राज्य व्यवस्था, सिविल सेवा, अन्य राज्य परीक्षा हेतु लक्ष्मीकांत की। हम थोड़ा थोड़ा करके रोज पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं हम। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। हम केवल रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने का विस्तृत अधिकार प्राप्त हुआ। मतलब उस समय कंपनी जो अभी तक सिर्फ केवल व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, मतलब जो कंपनी आई थी वो केवल और केवल व्यापार तक ही सीमित थी। 1600 में कब एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें, ठीक है, अधिकृत किया गया, मतलब उनको ऑर्डर दिया गया कि हाँ आप काम कर सकते हैं व्यापार के लिए। 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके तहत भारत में उनको क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। मीन्स वो क्षेत्रीय मतलब क्षेत्र में रहने लगे, ठीक है, उनको उसमें शक्ति प्राप्त हुई। 1858 में सिपाही पहले व्यापार करते थे क्योंकि मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा जरिया था भारत, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सामान ले जा कर के फिर वहाँ पर ज़्यादा दामों में विदेशों में बेचते थे, फिर यहाँ वहाँ से लाते थे और यहाँ ज़्यादा दामों में देते थे, और यहाँ का कम में लेकर वहाँ ज़्यादा में वहाँ पे ज़्यादा में उसको सेल आउट करते थे। तो मसाले वसाले काफ़ी ले जाते थे, तो काफ़ी व्यापारिक दृष्टि से भारत तो मतलब अच्छा रहा, और सारे लोगों ने मतलब जो भी आए तो उन्होंने व्यापार की दृष्टि से ही आए, ठीक है। पहले तो वही बात हो रही है, अभी देखते हैं। शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षता अपने हाथों में लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की प्रथम स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत चलता रहा। स्वतंत्रता मिलने से पहले से भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। इसको अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन ने ग्रहण की गई, तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनके बारे में विस्तृत व्याख्या 2 शीर्षकों के अंतर्गत कालक्रमबद्ध रूप में दी गई। कंपनी का शासन 1773 से 1858। नीचे मतलब इसकी है ये पॉइंट से नीचे इसके बारे में डिस्क्रिप्शन। सम्राट का शासन 1858 से 1947। तो कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक, ठीक है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। यथा जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप था। क्यों? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रित करने के लिए। फिर इसका बा ऑप्शन है, बा मतलब है पॉइंट। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल राजनीतिक कार्य को मान्यता मिली। फिर 7 पॉइंट है, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता इस प्रकार थी। इस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, जो बंगाल के गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दिया गया। उसको कौन सा पद दिया गया? गवर्नर जनरल का, ठीक है। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इसमें पहले गवर्नर जो बने उनका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। पहले क्या थे? सब अलग अलग थे, लेकिन जब ये गवर्नर जनरल वाला बन गया तो क्या हो गया, इसमें मद्रास, बम्बई, ठीक है, बंगाल, तीनों लोग अधीन हो गए इनके।
बंगाल के गवर्नर जनरल के। कौन कौन? मद्रास, मुंबई और बंगाल का तो खैर बंगाल है ही, तो अलग अलग जो थे वो अब सब एक में ही मर्ज हो गए, जबकि सभी पहले अलग अलग थे। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कब की गई? 1774 में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1774 में न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है। और जो पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, जो मोटा मोटा चीज़ थी, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों के उपहार व रिश्वत देना प्रतिबंधित कर दिया गया। क्या हो गया? इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार, जो कंपनी के जो एम्प्लॉई हैं वो अपना मतलब निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत देना क्या कर दिया गया? रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। भारत में इससे राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। 1781 का संशोधन अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया। तो 1781 का संशोधन अधिनियम किसके संशोधन के लिए आया? जो 1773 में कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट लाया हुआ था, जो कि अभी हमने पढ़ा पूरा पॉइंट, वो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत था सारी चीज़ें। तो उसको खामियां को दूर करने के लिए ही ये अमेंडिंग एक्ट 1781 यानी 1781 का संशोधन अधिनियम, इंग्लिश में अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, ठीक है, ये लाया गया। तो इस कानून की भी जो विशेषताएं थी, जैसे 1773 की विशेषता ये है जो भी हमने पढ़ी पूर्वत, और अब आगे हम 1781, ठीक है, 73 के संशोधन में वो पढ़ेंगे। इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिलिंग को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया। गवर्नर जनरल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया। उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उसकी कार्य के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें यह व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद विवाद या मामले तय करें। इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर ना हो करके सर्वोच्च न्यायालय में, मतलब जो इसमें कानून में जो प्रांतीय न्यायालयों की जो अपील है वो सर्वोच्च न्यायालय में सीधा ना जाए, बल्कि कहाँ जानी चाहिए? प्रांतीय, ठीक है, मतलब जहाँ के निवासी हो प्रांत के वहीं पर हो, सीधा सर्वोच्च न्यायालय में ना जाए, ठीक है। इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों, प्रोविंशियल कोर्ट्स एवं काउंसिलिंग के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया। 1786 अधिनियम, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, फिर अमेंडिंग एक्ट जो कि 1773 की खामियां देख करके फिर संशोधन के लिए बनाया गया, वो 1781 था। अभी 1786 का अधिनियम पढ़ेंगे। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। पहले हमने पढ़ा था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, अभी हमारे जो हम पढ़ा है 1786 में वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। उसने यह पद स्वीकार करने के लिए 2 शर्तें या मांगे रखी। उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने में अथवा ना मानने का अधिकार हो, पहली थी। उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए, वो ये इसकी सेकंड थी, ठीक है। उपरोक्त शर्तों को 1786 के कानून के प्रावधानों में जोड़ा गया। तो एक्ट ऑफ 1786 क्या है, जो इन्होंने दोनों अपनी मांगे रखी उसी को जोड़ा गया, ठीक है। 1793 का चार्टर एक्ट, इस कानून की निम्नलिखित विशेषताएं थी। इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णय के ऊपर अधिशक्ति भविष्य में सभी गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसियों का विस्तारित कर दिया गया। इसके गवर्नर जनरल के अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों को नियंत्रित शक्तियाँ प्रदान की गई।
इसमें भारत एवं व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। इसने कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने का अनिवार्यता समाप्त कर दी, बशर्ते कि उसी रूप में नियुक्त किया गया। इसने व्यवस्था दी गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा। तो ये था 1793 का चार्टर एक्ट, जो कांग्रेस को दी गई निर्णयों के रूपी अधिभावित शक्तियों को भविष्य में गवर्नर जनरल और प्रतिनिधि गवर्नर जनरल का विस्तारित किया गया। जो इसका विस्तार स्वरूप था वही है 1793 का चार्टर एक्ट। तो आगे का हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में।